प्रणाम डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी। दीदी। जी। अ, प्रणाम, नमस्कार, अ, आशीर्वाद। आपका अभिनंदन है। ये मैं रिसर्च अपनी मैं मेरी कपिला जी के अंडर हुई थी। 1991 से मैंने शुरू किया था काम, जी। और 9-10 साल लगे। मगर मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि अ, उसको किताब में परिवर्तित करूं। महाराज जी के जाने के बाद मैंने सोचा कि टाइम आ गया है इसको पूरी तरीके से, नए तरीके से कथक के बारे में उसका। आपका टॉपिक क्या है? चेंजिंग इकोनॉमिक एंड सोशल पेट्रनेज पैटर्न्स इन्फ्लुएंसिंग ओके। परफॉर्मिंग आर्ट्स, केस स्टडी ऑफ कथक इन दिल्ली, आगरा, लखनऊ, बनारस, रामपुर, रायगढ़, ओके। फ्रॉम 18th सेंचुरी टू द प्रेजेंट टाइम। तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है और 500 पेज का है। इट हैज टू बी, इट हैज टू बी, हाँ क्योंकि आपका सब्जेक्ट भी वाइड है। जी। दीदी, मैंने गुरु विक्रम सिंह जी के बारे में बहुत देर में जाना। जी। और मैं, क्योंकि आज समय कम है, तो बस आप ये बताइए, क्योंकि यू वर वन ऑफ हिज अर्लीस्ट स्टूडेंट्स। तो आप उनके तकनीक के बारे में और अच्छन महाराज जी के अंग के बारे में, उपज के बारे में, क्योंकि आजकल उपज समझाई भी नहीं जाती है। कि अगर आपको ये कह दिया कि आप बस आप 3 ताल का ठेका करते रहिए और कहीं ना कहीं से आपका आ जाएगा। पर मेरा ये जानना है कि पुराने लोग जब कहते थे पहली मात्रा से, फिर तीसरी मात्रा से, चौथी मात्रा से, या कोई शब्द दे देते, इस वातावरण में उस वातावरण में करो इस चीज को, तो अपने आप जो स्टूडेंट था वो क्रिएटिवली सोचने लगता था, उसको परस के नहीं दिया जाता था। अब जी हाँ, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप तालीम के बारे में, मास्टर साहब के बारे में, और उनका जो कुछ किस्से कहानी ट्रांसमिशन सिस्टम्स में आते थे आप लोगों को सिखाने के लिए, अ, वो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताइए दीदी। मैंने गुरु विक्रम सिंह जी से सीखना शुरू किया था जब मैं थोड़ा सा मैं एक्चुअली मैं भातखंडे में तब सीख रही थी। मेरा जो शुरुआत हुई सीखने की, भातखंडे संगीत महाविद्यालय था तब। नहीं, उससे भी पहले मैरिज म्यूजिक कॉलेज होता था। इसके काफी नामकरण चेंज होते, नामकरण बदलते होते रहे समय समय पर, क्योंकि पहले प्राइवेट था, आपको हिस्ट्री पता ही होगी शायद। जी जी जी, बिल्कुल। और पहले मैरिज म्यूजिक कॉलेज था, बिल्कुल प्राइवेट। तो मैंने उसी समय एडमिशन लिया था। आई थिंक इट वाज लेट 50s, 1954 की बात है, 54 55। इसका तो तो इसका तो जब भातखंडे जी की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1926 में इसकी नींव ली लग रखी नीव हुई थी, जी हाँ। तो उमानाथ बंद। 56 में मैंने एडमिशन लिया था। अच्छा। और एडमिशन के टाइम दूसरे दूसरे शुरू में टीचर सिखाते थे, शायद थर्ड ईयर से माँ साहब, हम लोग माँ साहब कहते थे गुरु विक्रम सिंह जी को। तो उन्होंने उनके पास मेरे क्लास गए, तब मैंने उनसे सीखना शुरू किया। तो तब के जो मेमोरीज हैं, तब तो एक नॉर्मल जैसे स्कूल टीचर्स होते थे, हमारा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप था। विशारद के बाद थोड़ी अकल आई कि हमें इसी लाइन में रहना है। तब तक खाली अरे डांस सीख रहे हैं वाला एक था, कि हम भी डांस सीख रहे हैं था। और जब थोड़ी सी बुद्धि भी आई और निपुण करने का मौका आया, निपुण के लिए जरूरी था कि एज 18 हो या ऐसे कुछ था, और हाई स्कूल पास होना था, वो जरूरी था। तब मैं निपुण कर रही थी। और माँ साहब बहुत शालीन थे, बहुत। और आपस में वो लोग, दोस्त लोग आपस में इधर उधर जाते थे, हम लोग बच्चों से जो रिलेशनशिप थी, एक एक विवर, वो गुरु शिष्य वाली बात तो आने लगी थी तब सीनियर होने पर एक बहुत उनका स्वभाव की बात थी कि बहुत हंसमुख व्यक्ति थे वो। और उनके एक मित्र थे जो सरूप टीचर थे, सुप्रभात पाल जी, तो ये लोग अक्सर साथ होते थे। हम बच्चे इधर से उधर कॉलेज में करते रहते थे। कभी बीच में खेलने चले गए, फिर क्लास में टाइम हुआ, दूसरा क्लास चल रहा है तो हम लोग
खेलने चले जाते थे, तो बहुत मजाक करते थे सब हम लोग से, बाहर जब क्लास के बाहर जी, होते थे। मैं आपसे ये पूछना, अच्छा महाराज जी का जो तकनीक थी, हाँ, इत, मैं वहीं आ रही हूँ। हाँ, देखिए, ये बैकग्राउंड इसलिए बता रही हूँ कि इट इज रिलेटेड टू दैट। तो दो बातें थी, क्लास में हम उनसे बहुत डरते थे, और बाहर वो बहुत ही सहज हमारे मित्र की तरह थे। तो क्लास में जब जाते थे तो टेक्निक की जो बात आप कह रही हैं, हम लोग बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे। एक उनके चेहरे से ही एक जो गुरु शिष्य में आपस में होता है ना, एक भय, अ, खराब वाला भय नहीं, एक डिसिप्लिन में रिस्पेक्ट, रहने वाला भय एक जो रहता रिस्पेक्ट। है, वो होता था। और उनका सिखाने का तरीका ये था कि वो हमेशा खड़े होके सिखाते थे, बैठे बैठे नहीं कहते थे ऐसे करो ऐसे करो, खड़े होके। खासकर जब थाट बताते थे वो, तो जब तक हमारे आईज के एंगल्स, जो दृष्टि के जो थाट में खड़े होने के लिए जो बहुत जरूरी है, एक कंसंट्रेशन, एक ही पॉइंट पर देखना, वो बहुत उस पर ध्यान देते थे। और अब ये तो मैं नहीं जानती अच्छन महाराज जी का स्टाइल क्या था, और लेकिन मैंने कई बार महाराज जी यानी बिरजू महाराज जी को ये कहते सुना कि विक्रम भैया जब कुछ दिखाते हैं तो बिल्कुल बाबूजी की छवि उनमें आती है। ये बिरजू महाराज जी ने बहुत बार कहा। एक दफा अल्मोड़ा में मेरे घर में महाराज जी और विक्रमा सबको लेके आए थे। महाराज जी का कार्यक्रम था, बिरजू महाराज जी का, और विक्रम माँ साहब, और विक्रम माँ साहब का एक शिष्य था जो मेरा गुरु भाई था, विष्णु रस्तोगी। तो ये लेके आए थे, और मैं कहीं दूसरे गांव में थी, द्वाराहाट में थी। तो मुझे विक्रमा साहब ने चिट्ठी लिख के कहा कि भैया का प्रोग्राम अल्मोड़ा में है, तुम अल्मोड़ा आओ, और हमें जितना दिन हम वहां हैं तुम्हें वहां रहना है। तो ये गुरु की बात उस उन दिनों में गुरु आदेश होता था हमारे लिए। मतलब कुछ और भी कुछ होता भी नहीं था, बस गुरु ने कह दिया, हमारा कुछ भी काम पड़ा हो हमें छोड़ के जाना है वहां। तो ये हम लोगों का रिलेशन था। तो जब मेरे घर में वो रहे वहां, तब मुझे उन लोगों को बहुत नजदीक से देखने का मौका पहली बार मिला था। यूं तो यहाँ हम जाते थे, कॉलेज में सीखते थे, फिर बाद में जब निपुण पास हो गए तो घर में जाके सीखते थे, तब कुछ चीजें पता चली। पर जो 24 घंटे जब रहने की बात हुई, तब अधिक उनको देखने का मौका मिला। और शाम को वो लोग बैठ जाते थे हमारे बैठक में, और बिरजू महाराज जी उनसे कहते थे कि विक्रम भैया, थोड़ा सा वो बाबूजी ने ये बताया था आपको, आप बता रहे थे, तो वो दिखाइए कैसे है। तो कई चीजें बिरजू महाराज अ, ने जब वहां उनसे फरमाइश की कि आप दिखाएं, तब मुझे भी देखने को मिली। और मैं ये कहूंगी इन अ नटशेल कि वहां जो उन्होंने रात को, आपको पता होगा विक्रमा सब रोज के मतलब ड्रिंक लेने के शौकीन थे, और ड्रिंक लेके फिर वो मूड में आ जाते थे, फिर उनको रोकना मुश्किल होता था। शंभू महाराज जी भी ऐसे ही थे, सभी लोग महाराज लोग ऐसे होते थे, एक्सेप्ट बिरजू महाराज जी। और मेरे ख्याल से लच्छू महाराज जी भी ऐसे नहीं थे। तो ड्रिंक लेने के बाद विक्रम साहब जी मूड में आ जाते थे, और फिर वो जो बहुत चीजें दिखाते थे अभिनय से, और बार बार महाराज जी कहते थे कि बिल्कुल बाबूजी की छवि इनमें दिखाई दे रही है। तो ठाठ का उनका दिखाना थे ही तक ता जब करके आते थे, तो उनकी निगाहें एक जगह ऐसे टिकती थी कि वो आहा हा कहने के अलावा, तब हम लोग ट्रांस में चले जाते थे। और महाराज जी भी उनकी बहुत तारीफ करते थे। इसके अलावा ठुमरी भी दिखाते थे वो कभी कभी। मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होरी गुइया, उनको बहुत पसंद था। और काहे रोकत डगर भी वो
कभी कभी दिखाते थे। कौन गली गए शाम। तो दीदी, ये काहे रोकत, जैसे एक मिसाल के तौर पे, ये कहाँ पर खोलते थे शब्द और कैसे दिखाते थे काहे रोकत में? कैसे दिखाते थे मतलब अभिनय अभिनय हाँ, दिखाएंगे, कौन से एक्शन। शब्द को खोलते थे, काहे रोकत को खोलते थे, कैसे कैसे उसका विस्तार कहाँ से होता था? देखिए, शुरू में तो एक्शंस, जो नॉर्मल एक्शंस हम लोग करते हैं ऐसे ही थे। बाद में वो निगाहों से रोकत, और वो जो सूक्ष्म भाव जिनको कहते हैं, जैसे कोई निश्चित नहीं होता था उनका एक्शंस, और अभिनय निश्चित नहीं होता था। हम लोग जैसे अब फिक्स कर लेते हैं कि 2 लाइन फिर चार नहीं नहीं, लाइन फिर मैं 6 लाइन, ये कह रही हूँ ऐसा कि नहीं होता था। हाँ, क्या मैं कह रही। ये कह रही हूँ, आपके दिमाग में क्या छवि जब काहे रोकत का विस्तार हुआ, कोई ऐसा आपको याद है कि कोई ऐसी उन्होंने मूवमेंट करी या हरकत करी जो आपके मन में रह गई? हाँ हाँ हाँ। मैं तो खेलूंगी वो ज्यादा दिखाते थे, मैं उसका बता, आपका मतलब है मैं करके बताऊं कैसे, है ना। थोड़ा सा, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, अब इसमें थोड़ा सा वीडियो में उतने माइन्यूट समझ देखिए में नहीं दीदी, आता है। अगर आप अपना अपना फोन ऐसे रख लीजिए, मतलब लिटा कर, तो अब वाइड ठीक एंगल है। आ जाए। अब नहीं, ठीक है। हाँ, अब आया। बेटर। हाँ, अब आया। हाँ तो दी। अ, शुरू में वो बताते थे, ये मेरा पहला जो लेसन उनका ठुमरी का था। आ, थोड़ा सा वो पीछे चली जाइए, मैं तो मैं थोड़ा सा तो पीछे। खेलूंगी उन्हीं से हो रही। हाँ ठीक है। हाँ दी। तो शुरू में तो वो बताते थे, जैसे उन्होंने बताया था, ये नायिका खड़ी है किसी खंबे में टेक लेके, या पेड़ के नीचे टेक लेके। और शुरू में वो यूं ही बताते थे जैसे नॉर्मल जो एक्शंस होते हैं, है ना। मैं तो खेलूंगी उन्हीं से हो। अ, मैं अब बताती हूँ अभी थोड़ा सा ये सोच के। आ, जो उन्होंने पहला लेसन में मुझे बताया था वो अलग था, और जो भाव वो दिखाते थे, ये रात की बैठक में मैं बता रही हूँ, उन दोनों में बहुत अंतर था। क्योंकि हमें खड़े होके नाचना है, और वो बैठक ही दिखाते थे, और महाराज जी उनके साथ गाते थे। ठीक है। क्योंकि विक्रम साहब खुद बहुत ट्रेंड सिंगर नहीं थे, तो, और महाराज जी को क्योंकि देखना होता था बाबूजी क्या करते थे, तो वो गाते थे उनके साथ। तो यहाँ जब मुझे क्लास के एग्जाम के हिसाब से सिखाते थे, तो एक शुरू में माहौल बनाया कि गत गत से करके, या यूं ही आलाप अंग से करके, कि होली का माहौल है, खिड़की खोली, देखी होली का माहौल है। और फिर जैसे स्थानक पे खड़े होकर, और फिर निगाहों से, भावों से ये कहना कि मैं तो खेलूंगी उन्हीं से हो रही गुइयां। तो जरा सा ये पीछे, क्यों, हाँ, थोड़ा सा वही पीछे, बता रही थोड़ा हूँ। सा पीछे जाइए, थोड़ा और सा। पीछे जाए। हाँ हाँ, अब आया। अब एक आ रहा मिनट आ रहा है, आ रहा है। एक मिनट, कैमरा ये ऊपर, क्या हो गया ये, कैमरा आपका। पता नहीं, वो हाथ लग गया उस पे। आप कैमरा को छूइए फिर से। आ गया, आ गया, आ गया। हाँ अच्छा। हाँ अभी ठीक है। हाँ, मगर आपको, हाँ, अब देखिए, अब बहुत हम्म। अच्छा है। हाँ अब देखिए। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो ये एक टेक लेके खड़े हैं। मैं तो मैं तो खेलूंगी खेलूंगी उन्हीं से से हो तेरी कोई गुइया। मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होली गुइया। मैं तो, इस तरह से पहले इनडायरेक्ट भाव दिखा के वो करते थे। फिर थोड़ा हाथ के एक्शंस
होली खेलने के एक्शंस लेके, अभिनय लेके, और बाद में वो जाते थे, उनकी बात जब बैठकी भाव में करते थे, तो बाद में वो जाते थे, जैसे बाल खोल लिए, हाँ हाँ है ना, और वो स्मरण करके, हाँ। और फिर इनडायरेक्ट भाव पर जाते थे, वो खेलूंगी उन्हीं से हो रही हुई। ओ वाओ। और माँ साहब का भी ये होता था, और मैंने लच्छू महाराज जी में भी ये बात देखी थी, कुछ सिमिलैरिटी थी। एंड में क्या होता था, वो जो भाव नायक और नायिका का होता था ना, वो फिर भक्त और ईश्वर का बन जाता था। और वो जो अ, आदमी का जो अंत होता है, वहां तक पहुंच जाता था कि वो भी एक तरह की होली है, कि आपने जीवन जी लिया, आप चिता में जल रहे हैं, और वो होली हो रही है, और आप आत्मा परमात्मा से मिल रही है, मैं तो खेलूंगी उन्हीं से होली गुड़िया। वाह 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 मैं वाह तो कुछ भी नहीं, जब देखने में को मिलता था वो, वाह तो बिल्कुल अद्भुत था। वाह। ये बात मैंने मैंने आपको बताया ना, लच्छू महाराज जी में भी मैंने देखी, शंभू महाराज जी का भी, जो जो भी जितने भी भाव दिखाते थे, एंड उनका यही होता था, आत्मा और परमात्मा। तो जो हम कहते हैं कि कला का उद्देश्य वहां जाके मीट करता है। एक चीज बताइए दीदी, सुरभि ने अपनी किताब में लिखा है कि अ, वो उल्टी बांसुरी पकड़ते थे, क्योंकि अच्छन महाराज जी भी उल्टी बांसुरी पकड़ते थे। वो क्या था, वो क्या था मामला? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, अच्छा, मैं क्योंकि सुरभि से पूछ। ऐसा हमेशा नहीं है, हम लोगों को तो हिसाब से, अ, कभी इधर कभी उधर, गत के हिसाब से सिखाते थे, दोनों सिखाते थे। अच्छा। दीदी पैर ये तो सबको मालूम है कि अच्छन महाराज जी का डांस बहुत हल्का था। और क्योंकि विक्रम मास्टर साहब भी खूबसूरत तो बहुत थे, पर हम्म। बाद में काफी उनने वेट पुट ऑन करा था, मगर सब लोग ये कहते थे कि बहुत हल्का नाचते थे अपने गुरु की तरह। तो बहुत। वो टेक्निक ऑफ बैलेंस, जैसे कि हम्म। रीढ़ की हड्डी है या पैर का बैलेंस है, उसमें क्या खासियत थी दीदी? माँ साहब बहुत हैवी थे, आपने ठीक कहा, मैंने जब से देखा उनको, वो मोटे ही थे, मतलब मोटे ऐसे नहीं थे, उनका पेट बहुत सुडौल, निकला सुडौल थे। नहीं, सुडौलते थे, लेकिन पेट पेट, बहुत निकला हुआ था, ठीक। पेट निकला हुआ था। तो मतलब देख के वो कोई नहीं कह सकता था उनका पेट के डांस करते होंगे, लेकिन जिस समय सिखाने को खड़े होते थे, तो वो पेट कहाँ जाता था पता नहीं, जैसे अच्छन महाराज जी के लिए कहा जाता है कि वो भी ऐसे मोटे थे, मोटे इन द सेंस कि वो जी तोंद निकली हुई थी उनकी, जी लेकिन जब वो खड़े होते थे तो मंच पर जाके वो तोंद कहाँ चली जाती थी। अगर नायिका दिखा रहे हैं, राधा दिखा रहे हैं, तो वो नायिका ही दिखते थे, वो कहीं से पुरुष नहीं दिखते थे। ऐसा हमने सुना है, मैंने देखा नहीं है हमारा अच्चन महाराज जी को, लेकिन जब सेमिनार्स हुए थे भोपाल वगैरह में, तो सबने यही बताया था कि अच्चन महाराज जी जब एक दुपट्टा यूं करके मंच पे जब नायिका कोई दिखाते थे, तो वो दिखता ही नहीं था कि ये इतने मोटे हैं और ये पुरुष हैं। फिर उनके भाव इतना सशक्त भाव होता था कि वो राधा रानी ही दिखते थे, या कोई और नायिका दिखा रहे तो वही दिखते थे। सेम चीज मैं कहूंगी विक्रम आसा में भी था, कि वो जब खड़े हो जाते थे, वैसे तो खड़े बहुत कम होते थे सिखाने के लिए, जैसे हम लोगों का कुछ गलती हो रही है, तब वो बताते थे कि थे ता, ता, ता जब करते थे, ठाट का लेके, तो एकदम उस बॉडी के साथ स्थिर हो जाना आसान काम नहीं था, लेकिन वो तुरंत स्थिर होके, और उनकी निगाह एक तरफ एक जगह जम जाती थी। जहां तक टेक्निक की बात कहूं, टेक्निक तो लगभग ये प्रैक्टिकल विषय में सब एक दूसरे से मिलती जुलती ही है, क्योंकि सिखाने का ढंग
तत् आप तत् ही सिखाएंगे। यहाँ स्थानक रखना है तो यूं ही सिखाया जाएगा, है ना। तो इसमें टेक्निक बहुत ज्यादा डिफर नहीं करती, लेकिन हाँ, जब गलत होता था हम लोग का तब वो खड़े होके बताते थे स्टाइल पैर का। जैसे थाट में वो जब तक फोर्स नहीं लाएंगे, पहला वाला बोल का फोर्स नेक्स्ट बोल में नहीं आएगा। थई करेंगे तो थई से पहले क्या क्या होना है पैर में, पैर की हरकत और हाथ की हरकत और बॉडी की हरकत, ये चीज वो बताते थे। तो उसमें क्या बताते थे, मान लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि रेवा दीदी भी अच्छन महाराज जी से सीखी हुई थी, जी जी। है ना। तो वो हम्म जब हम लोगों को ठाड़े, तो वो मुझे याद है जब हम बच्चे थे, तो वो हम्म। था तिन, मतलब जब तो सडनली उनकी आवाज जो थी वो बहुत ऊंची चली जाती थी। हम लोग करेक्ट 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 करेक्ट। धा तिन तिन हाँ ता, हाँ। हाँ वो जो हम लोगों का एक्साइटमेंट होता था कि अब थे ही आने वाला है। हाँ हाँ। हाँ, तो वो बहुत छोटे जब बच्चे थे तो वो अपने वॉइस मॉड्यूलेशन से करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट। करते थे। तो हाँ, आई अंडरस्टैंड। हाँ, तो उनका जैसे ये था, जब फॉर इंस्टेंस देखिए, ये सामने होने से बहुत फर्क पड़ता है बताने में। जी 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 अभी ये समझिए थ्योरी में बता रही हूँ। जी 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 तो आ, जैसे आमद के बोल ले लीजिए आप। हाँ, ता आ थे ता तत आ थे तत, ये आमद समझ लीजिए। जी। अब हम सीधे ता थे तत करेंगे पैर उठा के, तो वो फोर्स आएगा ही नहीं। हाँ तो ता थे तत थे, यहाँ पैर अपना शुरू हो जाएगा। आहा। ता कहने से पहले जो पैर का उठान पीछे को जाएगी ना, अगर आप राइट से शुरू कर रहे हाँ हैं, हाँ। तो ता थे तत् का ता कहने से पहले पैर पीछे उठेगा, और फिर वो फोर्स आएगा ता थे तत् का। अच्छा, तो उसका एक आमद होता ये है, बात मैं कह जो रही हूँ आमद अब। है उसकी आमद की शुरुआत वहां से, वो जो जैसे कि सांस भरना है। हाँ, आमद हो या थाट हो, थाट में भी 9 और 10, 11, 12, 13, जैसे 13 से शुरू होना है थाट अगर, तो 12 से ही तैयारी करनी है बॉडी का मूवमेंट। और लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, वो हाँ। दिखेगा नहीं। और फोर्स, इट इज एग्जैक्टली लाइक व्हेन यू आर वॉकिंग। तो आप पहला स्टेप लेने से पहले, पहले के बाद दूसरा जब आएगा तो दूसरा पहले तैयार हो जाएगा ना, थोड़ा सा लेफ्ट वाला आगे बढ़ने से पहले। तो वो पहला आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पहले जब आप पहला ले रहे हैं तब दूसरा प्रिपेयर हो जाएगा। सेम थिंग वाज इन थाट एंड आमद। अच्छा, अब तत्कार के बारे में जो नादे निंदा चलना या वो, क्योंकि आपको जाना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर नहीं रही हूँ। नहीं नहीं, कोई नहीं। हाँ, तो मैं अभी। ये वो नादे निंदा के या ताथी थी तक, हाँ, आप लोगों को किस तरीके से तत्कार करवाते थे कि वो हल्कापना आए, क्योंकि वो रियाज से नहीं होता है दीदी, बल्कि आजकल जो ज्यादा रियाजी होते हैं वो धड़ 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 करते जी हैं। जी 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 तो जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कुश्ती लड़ते हैं। तो वो जो एक मिठास के साथ साथ वो हल्कापना की बात कर रही हूँ, उसके लिए हाँ, डॉक्टर साहब ने आपको क्या टेक्निक बताई थी? वो सब हमेशा जैसे हम लोग, वो हम ज्यादातर मुझे हम लोग जो हम लोग सीनियर बच्चे थे, हम लोग को सुबह बुलाते थे। मैं क्योंकि जॉब भी करती थी जब उनसे सीख रही थी, तो मुझे जाना भी होता था, तो मैं सुबह 5 बजे वो बुलाते थे। और सुबह खुद 5? वो 5 बजे में जाती थी हाँ। सीखने में। जाड़ों में शायद थोड़ी देर हो जाती होगी, गर्मियों में 5 बजे। तो 5 बजे जब मैं जाती थी, दरवाजे उनके खुले रहते थे। तो वो सोए रहते थे। जो उनका हम लोग का रियाज का कमरा था, उसी में उनका एक चौकी जिसको कहते हैं तखत, उसमें उनका बिस्तर होता था। वो सोते थे, ऊपर अच्छन महाराज की फोटो और माला पहनी हुई उनकी फोटो थी। बहुत सिंपल लिविंग थी उनकी। और हम लोग अपना रियाज शुरू कर देते थे जब मैं अकेली होती थी, अकेली। कभी कभी होता है ना, अरे माँ सब तो सो रहे हैं, थोड़ा सा ढीले हो जाओ, करते करते थक जाते थे।
तो बस उनकी एक, सोते सोते ही हम्म, इतना करते थे वो। जहां हमने ढीलापन दिखाया तो यानी पैर की साउंड को वो उनके दिमाग में उस कान में चलती रहती थी, और वो प्रिटेंड करते थे या सही में सोए होते थे मालूम नहीं। वो सब कॉन्शियसली सब सुनते रहते थे, और जहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, कुछ गड़बड़ी की हमने, तो फट से वो घुड़की लगा देते थे, और वहीं हम ठीक होते थे। फिर सिखाने के टाइम में उन्होंने ये बताते थे कि जब हम लोग जोर जोर से पैर पटक पाते थे, वो टेक्निक सही करते थे, वो कि भाई ऐसे करो, ये ता जोर से लो, आ जोर से लो, बाकी सब हल्के होने चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे शुरू में हम लोग सीखते थे बिल्कुल बिगनिंग में, तो ता थे ही थे ही तत, आ थे ही थे ही तत, सारे पैर जोर से करते थे। फिर धीरे 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 ये हल्कापन तो लाया जाता है ना, जब तैयार हो जाए पैर, उसके बाद तो वो हमेशा इस तरह से टोक के कि ये गड़बड़ हो रहा है, तो वो लहजा समझाते थे। ता थी तत, आ थी तत, वही वॉइस मॉड्यूलेशन से, जैसे आपने बताया, रेवा जी बताती थी, सिमिलर टेक्निक, और करके भी बताते थे कि ऐसे करो। तो जब तक हम लोग का हो नहीं जाता था ठीक ठीक, तब तक वो मेहनत करते रहते थे कि ये करो। और ये चीज जो हल्का करने की बात है, ये महाराज जी ने भी करवाया हमारा। हम लोग पहले तो नौसिखिए जब होते हैं तो ऐसे ही करते हैं ना, कहीं भी जरब दे दिया। और नादिन दिन्ना माँ साहब बहुत अच्छा सिखाते थे। नादिन दिन्ना उन्होंने जब सिखाया तो पंजा से, पंजा का चलन और एड़ी का क्या उपयोग किस तरह से होगा, ये होगा करके दिखाते थे। और बॉडी का ये, जैसे ये साइड से कर रहे हैं, तो ये ना धिन धिन ना, ना धिन धिन ना, ना तिन तिन ना, ना धिन धिन ना। पैर का जो चलन होता है, उसका बैलेंस यहां से भी मेंटेन होना है। तो ये झूलना जो एक, जैसे ठेका झूल के चलता है अपना, ना दिन दिन ना, ना दिन दिन, एक झू एक स्विंग उसमें फील होता है ना। तो वो ये बॉडी का भी ये लेते थे, धीरे से बैकबोन को यूज करना। तो लोअर बैक का ज्यादा इस्तेमाल होता था। ऐसे लोअर, ही हाँ ये। पूरा, हाँ, ये जो अच्छा, ये एक बड़ी आ, इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च कर रही थी कि ये तीन ताल आया कहाँ से। मतलब मेरे दिमाग में ऐसे आया, क्योंकि नॉर्थ इंडियन म्यूजिक तो पूरा एंकर्ड है तीन ताल में। तो फिर शोरी मियाँ का, जब वो आए थे अवध, और टप्पा का, तो ये गधे का भी कहते थे, ऊंट का भी ठेका कहते थे, जो 16 मात्रा का होता है टप्पे का। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वहां से मैंने कनेक्ट किया कि अच्छा, ये शायद ये इंस्पिरेशन है। तो अभी जब आप ये झूल की बात कर रही थी, तो हम्म somehow it got related and linked to that idea, क्योंकि जब आप ऊंट पे बैठे हैं तो भी हम्म। तो आप झूल रहे हैं। दूसरी वो गजगामिनी बहुत अच्छी करते थे। हाँ गजगामिनी हमारे यहाँ बहुत खास चाल है ना, और वो भी वो सिखाते थे, लेकिन किसी किसी को ही सिखाते थे, सबको नहीं, नॉर्मली सबको नहीं सिखाते थे। तो वो जो गजगामिनी करते थे, वो भी जो गत करते थे, ता थे ना ना, महावत वाली। ता थे ना, महावत वाली, उसमें भी ये पूरा हम लोगों को सिखाया था कैसे ये ता थे तत आ थे, कैसे जो हाथी की चाल है, एक तो पैरों से जो चाल बन रही है वो अलग है, एक जो ऊपर खटोला पे जो बैठी है ना सवारी, उसका क्या मूवमेंट होगा। बहुत डिफिकल्ट है दीदी, दोनों को बैलेंस करना। ये वो खुद दिखाते थे, उतना सुंदर मैं नहीं कर सकती। वो खुद करके दिखाते थे, बहुत अच्छा दिखाते थे। एक तो गजगामी, और एक नाव वाली भी वो बहुत सुंदर हाँ, करते थे। वो नाव वाली रेवा दीदी ने भी सिखाई थी, नाव में कूद कर और उसको जी पतवार को, जी और जी फिर हाँ। ऐसे झूलना। और दूसरी एक वो मासा बहुत अच्छी करते थे, तलवार। हाँ, तो तलवार। तलवार लेके फिर हाँ हाथ पे हाँ, लेके चलना उसको। तो वो हाथ में जब चलते थे तो कैसी चाल होती थी दीदी? आ,
बहुत सुंदर होती थी, अभी एकदम से याद नहीं क्योंकि मैंने उसको ज्यादा किया नहीं। ठीक है, मैं लेकिन लखनऊ एक आऊंगी। एक जब निकाल रहे हैं ना, तो वीर रस से भरा उनका वो, ये ऐसे ये निकालना और ऊपर लेके घुमा के सीधे पकड़ना उसको। वाह। जी। तो वो निकालने का ढंग, जैसे हम लोग को तो आता नहीं था, कभी देखी नहीं सुनी नहीं, लेकिन बड़ा नेचुरल उनका था। निकाल के फिर ऊपर घुमा के पकड़ना, फिर हाथ में लेके चलना। वाह। तो बहुत सुंदर, ये तलवार की कुछ गतें बहुत खूबसूरत करते थे। और क्या बताया जाए, ये गुणी लोग। दीदी, लास्ट आपका जो परन का जो स्ट्रक्चर था, उसमें खास बोल आज आपको क्या नहीं सुनाई देते हैं? कोई टुकड़े, कोई कोई फिर से अपना करी, जो नहीं उस करिए वो। जमाने में जो सिखाते थे वो। मैं ये कह रही थी कि वो बहुत सारे बोल शायद समय के साथ साथ लुप्त हो गए। हाँ। तो जो बड़े महाराज जी के कुछ खास उन्होंने आपको बोल सुनाए, वो जो आज सुनने में नहीं आता, वो जैसे कि आप कुछ एक दो मिसाल दे दीजिए। महाराज जी तो, बिरजू महाराज जी तो सभी करते थे, जो उन्होंने जो विक्रमा साहब जी ने हमको सिखाए थे, बिरजू महाराज जी उनमें से लगभग सभी करते थे। और एक आध बोल कभी कभी मैंने महाराज जी कभी आते थे तो डिस्कस भी होते थे, बताओ तुम्हें क्या क्या सिखाया विक्रम भैया। तो सुनते थे, तो कभी एक आध उनको नहीं, उन्होंने कहा अच्छा सुना दो मुझको, दो तीन बार सुनते थे महाराज जी। तो एक मुझे एक परमेलू सिखाया था उन्होंने, जो मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला। बाकी तो ज्यादातर मिल ही जाते हैं इधर उधर, और सिमिलर सिमिलर होते हैं। और क्योंकि मैंने कल्याणपुरकर जी से भी सीखा, तो उधर जयपुर के बोल जो खास खास नारायण प्रसाद जी के और सुंदर प्रसाद जी के गुरु जी ने सिखाए थे वो अलग है। लेकिन ये अच्छन महाराज जी वाले विक्रमा साहब और कोई नहीं सिखाते थे, सिर्फ वो लखनऊ घराने के सिखाते थे। तो एक परमेलू उन्होंने मुझे बताया था, जो मैंने और बिरजू महाराज जी से भी नहीं सुना कभी। लेकिन उन्होंने मुझे बताया था ये, ना दिन दिन ना दिन दिन ना तक दिन तगुन थेर किट झिकिट नग थेर खिर्र जिट तगुन जय ता दुगुत दुगु देमित देम दुगुत देमित दुगु देमित नग दे थे तत थे देमित नग दे थे तत थे देमित नग दे थे। इसमें उन्होंने मुझे बताया था कि ये दुग जो है वो डमरू का बोल है। अब लाइट चली गई थी यहाँ। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है दीदी। आपको सुनाई दिया? जी जी जी। बीच में कटा तो नहीं, नहीं? आपने आपने ये कहा कि ये जो दुग दुग था, ये डमरू का था। हाँ। ये इस टाइम यहाँ लाइट जाती रहती है, तो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो हो सकता है ड्रॉप हो जाए। तो ये ये वाला अंग उन्होंने बताया, दुग। जैसे ताती तथी हम लोग आमद करते हैं, ऐसे पीछे को जाके अंग। फिर ये दिमित दिम मंजीरे का। मंजीरे का। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया दिम। ये, और कभी बीच में ये पार्वती का अंग आ गया इसमें, दिम। वाह। घट के रूप में कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, बोला था। तो ये बोल मैंने और कहीं कभी नहीं सुना। और शायद एक आध और चीजें होंगी जो कि अभी याद नहीं आ रही। दीदी, यू वर वंडरफुल। थैंक यू सो मच। ठीक आपने, है। मैं, हाँ, और अपने ईश्वर से बस प्रार्थना करूंगी कि मैं ईमानदारी से ये कार्य खत्म करूं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मेरे और को आप मन थैंक यू बार भराया, बार मत करिए, क्योंकि मेरे गुरु का के बारे में है, तो मेरी प्राइम ड्यूटी है कहीं भी कुछ हूँ, क्योंकि जो मैंने अभी आपको बताया कि मेरे तो गुरु। मन भर आया। आपने इतने खुल के और मुझे आशीर्वाद दिया, इतने गुणी उससे, तो थैंक यू सो। बहुत अच्छा काम हो आपका, ऑल द बेस्ट।
थैंक जब यू। हो और जाए तो बताइएगा। जरूर, हाँ? जब मैं ऐसे लिख लूंगी तो हम्म। जब एडिटर से आ जाएगा एक बार आपको, सुरभि, सबको मैं दिखाऊंगी, जिससे कि हाँ, कोई फैक्चुअल एरर ना हो दीदी। और कुछ होगा तो आप पूछ सकती हैं। थोड़ा सा इस हफ्ते बिजी हूँ बस। ठीक है, ठीक है। फिर मैं बाद में आपसे जरूर, और लखनऊ आऊंगी, ओके ओके। लखनऊ आऊंगी तो आपसे जरूर मिलूंगी। ओके, मोस्ट वेलकम, नमस्कार, थैंक यू।